Okay, so are you tracking news of what all are happening between India and Pakistan? जी सर। Okay, okay, okay. So what you observed till date, what happened? सर विथ योर परमिशन कैन आई गिव माय इंटरव्यू इन हिंदी? Yes, yes, yes. थैंक यू सर। सर आज की न्यूज़ में ये आया है कि कल पाकिस्तान ने इंडिया की 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया था, जिसका जिसका इंडिया ने कटकर सामना किया। इसी के साथ साथ इंडिया ने सर जो जो उनका एयर डिफेंस, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। और इसके अलावा सर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो उसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत सर उन पे और भी स्ट्राइक की गई है। Okay, और okay. सर इसके अलावा सर जो कच्छ तक लेकर ओके, सो इंडिया ने कहा था कि ट्रैक। जब ऑपरेशन इंडिया ने पहले किया तो उसने बोला कि हमारी तरफ से चीजें फिनिश हो गई है। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है कि वो एस्केलेट करना चाहता है या नहीं। तो पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो ये हुआ, ठीक है। तो इंडिया फॉर एग्जांपल जी जो भी हमने हमारे ऊपर जो इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ, तो हमने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के तहत हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूज करके और उनको न्यूट्रलाइज किया। तो क्या आप इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है जो अ, ठीक है, प्रोटेक्शन वाले सिस्टम, उसके बारे में आप बता सकते हो कुछ? जी सर। सर जो हमारा अभी मेन एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 ट्राइम, जो हमने 2018 में रशिया से परचेज किया था। सर ये एक लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसकी रेंज सर, यह अपनी रडार से 600 मीटर तक के जो भी थ्रेट्स है उनको ट्रैक कर सकता है, और 400 मीटर के अंतर्गत उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा सर हमारे पास भारत 8 है, जो इसराइल और इंडिया ने दोनों ने साथ मिलकर बनाया है। सर ये एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा सर हमारे पास आकाश भी है। ओके, तो ओके। सर ये हमारे पास तो आपने मेजर बोला एयर डिफेंस एस सिस्टम फोर है। हंड्रेड लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो इसका रेंज करीब क्या है? सर यह रडार से 600 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी टारगेट है उसको ट्रैक कर सकता है उसको। लेकिन जो इसका रेंज 400 किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर तक अंतर्गत कोई भी मिसाइल, ड्रोन या एयर से कोई भी थ्रेट होती है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता ओके, ओके। सो कोई भी वेपन आ रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको लिए हमें सबसे जरूरी है रडार सिस्टम। वो रडार होगा तो वो ट्रैक करेगा। आप इंडिया के किसी भी रडार सिस्टम का नाम जानते हो जो वेपन को ट्रैक कर सके? है। जी सर, मुझे जो S-400 के अंदर दो रडार है उनका नाम पता है। क्या जैसे है? कि सर एस फोर हंड्रेड के अंदर एक रडार है, उसका नाम है N1 सॉरी 91N6E। ओके, ओके। सॉरी सर, मैं नाम याद नहीं कर पा। इट्स ओके, ओके, कोई बात नहीं है। सो इंडिया अभी वॉर के सिचुएशन में है, मींस इंडिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है या अभी नहीं? सर अभी बोर्ड ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, ओके, ओके। यस, ललित रेडी हो? यस सर। गुड ओके। आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून, सो यू कैन कंटिन्यू। हेलो अनिल, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी। तो आई कैन सी इन योर डेफ कि आपने अर्थ साइंसेस की पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में। तो अर्थ साइंसेस और जियोलॉजी में क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं? सर अर्थ साइंस और सर जो जियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, वो जियोलॉजी के अंतर्गत सर जो हम मेनली जो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं। लेकिन सर जो अर्थ है, अर्थ साइंस है, उसके अंतर्गत सर हम जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है जैसे कि GIS, रिमोट सेंसिंग और इनके बारे में भी पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ सर जो इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट भी सर इसके अंदर इंक्लूड होता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, कुछ बता सकते हैं? पांच छह के नाम बताइए। जी सर। सर कुछ सिलेबस सर जियोलॉजी से मैच करता है, जैसे कि सर जो फंडामेंटल्स ऑफ अर्थ साइंस। इसके अलावा सर जियोमॉर्फोलॉजी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके अलावा ओके। सर स्ट्रक्चर्ड जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ओके। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में आपने नादिर पॉइंट का नाम सुना है? क्या होता है? व्हाट इज अ नादिर?
सॉरी सर, मैं अभी इस याद नहीं कर पा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक, कोई बात नहीं। साहिल, आपने लिखा है कि आपके पिताजी किसान हैं, तो आपके पिताजी कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, किस किस सीजन सर में, और बताइए। जी सर। सर खरीफ के सीजन में हम मुख्यतः बाजरे की फसल उगाते हैं, और रबी के सीजन में गेहूं और सरसों की फसल उगाते हैं। क्या बाजरा को हम एक मिलेट मान सकते हैं? जी सर, बाजरा एक मिलेट्स के अंदर आता है। ओके। और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मिलेट में आती हैं? सर बाजरा के अलावा जौ, रागी, ये सभी मिलेट्स में आती है। ओके। आपको ऐसा क्या लगता है कि राजस्थान में इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे स्टेप्स हुए हैं जिससे राजस्थान कृषि के क्षेत्र में ऊपर उठ पाया है पिछले कुछ जी दशकों सर। में, लेट्स से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद? जी सर। सर जो सबसे मुख्य जो परियोजना चलाई, जो सबसे मुख्य कदम उठाया गया है वो है सर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके कारण सर जो वेस्टर्न राजस्थान है उस क्षेत्र में सर कृषि को बढ़ावा मिला है। दूसरा सर, सरकार ने कई गवर्नमेंट योजनाएं चलाई है, जैसे कि जल स्वावलंबन योजना, कृषक साथी योजना, डिगी योजना, तारबंदी योजना, ऐसी कई योजनाएं चलाई गई है। अच्छा। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते सर राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं: श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। हैं? ठीक है। और सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से जिले के साथ लगता है? सर सबसे बड़ा बॉर्डर जैसलमेर के साथ लगता है, जो कि लगभग 428 किलोमीटर है। चलिए। लेकिन आप राजस्थान से हैं, फिर भी आपने बीएसएफ को पहली प्राथमिकता नहीं दी, ऐसा क्यों? सर बीएसएफ एक बहुत ही प्रतिष्ठित बल है, और अपनी सेवा सालों से करते आ रहा है, देश की सुरक्षा में सालों से योगदान देता आ रहा है। लेकिन और अगर मुझे इसमें सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर अपनी पूरी कर्तव्य और निष्ठा से अपनी सेवा निभाऊंगा। लेकिन सर जहाँ तक प्रेफरेंस का सवाल है, तो मैंने सर क्योंकि मैं सर साउथ ईस्टर्न राजस्थान में रहता हूँ, वहाँ पर बीएसएफ की इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है, तो जिसके कारण सर एक फैमिलिटी नहीं है, इस कारण मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं बनाया। और सर और रीजन ये है कि सर और जो कोर्सेज भरी है, जैसे मैंने सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है, तो वो इसलिए भरी है क्योंकि मेरे नाना जी सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, तो मैं भी उनकी तरह ही उस सेवा का हिस्सा बनकर देश की सेवा में योगदान देना चाहता हूँ। इसके अलावा सर मैंने और प्रेफरेंसेस जैसे एसएसबी आईटीबीपी को बीएसएफ से पहले इसलिए भरा है क्योंकि मैंने सर ऐसी फोर्सेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है जहाँ पर मुझे सीमा सुरक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन और पहाड़ी इलाकों में कार्य करने का मौका मिला। तो सर इन सब रीजन की आपकी वजह से मामा मैंने। सीआईएसएफ में है? जी सर। कहाँ पोस्टेड है? सर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, ठीक है। अगर ये पूछा जाए अनिल आपसे कि इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से इन सभी फोर्सेस में सबसे चैलेंजिंग जो बात हो सकती है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, तो राजस्थान में ऐसे कौन से चैलेंजेस है बीएसएफ के लिए इन जिलों में जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट को हमारे बढ़ा देते हैं? इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से। जी। ओके सर। सर राजस्थान जो वेस्टर्न राजस्थान है वो मुख्यतः थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसके कारण सर यहाँ पर जो नॉर्मल जहाँ एरियाज है उसकी तरह यहाँ पर सर ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही नहीं हो सकती। तो इस कारण सर जो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी जो इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम इंटरनल इंटरनल एजेंसी है सर, जो इंटेलिजेंस को लेकर आईबी, वो सर यहाँ पर सही से कार्य नहीं कर पाती क्योंकि यह एरिया भौगोलिक तरीके से भी सर बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्श है। और सर चैलेंज। पाकिस्तान के साथ हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी आप फॉलो कर रहे हैं? जी सर। तो ऐसे कौन से कुछ देश हैं जो पाकिस्तान को अभी एट प्रेजेंट ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं? सर ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं जैसे टर्की है, टर्की ठीक है। सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा सर चाइना ने सर ओपन सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहा है सर। और ठीक है। उसके अलावा कोई देश? इसके अलावा सर, अजरबैजान का सॉरी नाम सर, सुना आपने? हाँ 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 सर, अजरबैजान। उसका किस दूसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान के साथ? सर अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट
सर उसी के पड़ोसी देश के साथ है, मैं उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। आर्मेनिया के साथ। अच्छा, आर्मेनिया सर। चलिए ठीक ठीक है, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू, Okay, ऑल द okay. बेस्ट। Okay, yes, Lalit, you can leave due to your duty and all. Okay, no problem. Okay, so अनिल, आपने आईआईटी में पढ़ा है, और आईआईटी में देखा जाए तो एक टाइम आईआईटी का मकसद कुछ और था बनाने का। क्या मकसद था आईआईटी जब बना था? सर आईआईटी सर आईआईटी का गठन जवाहरलाल नेहरू जी ने इस विजन से किया था कि देश में सर जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, ओके। सो मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से बनाया गया था, और एक कॉलेज यूनिवर्सिटी कह सकते हो, एमआईटी है अमेरिका में, जी सर। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, उसके तर्ज पे बनाया गया था। लेकिन जी सर। सपोज करो कि 1950 में पहला आईआईटी हमारा बना, आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद जैसे 1960 में कानपुर बना। तो उस समय से सपोज करो कि 75 साल करीब होने वाले हैं जब पहला आईआईटी हमने बनाया। आपको लगता है कि आईआईटी जो पर्पज से हमने बनाया था वो राइट ट्रैक पे चल रहा है? या देखो, एजुकेशन तो ये प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को साक्षर कर रहा है, लोगों को टेक्निकली इन्हांस्ड कर रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल मकसद हमने रखा था उस ट्रैक पे चल रहा है या डेविएट कर रहा है? सर मेरी राय में देखा जाए तो सर अभी जिस मकसद से, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मकसद से बनाया गया था, वो सर उससे थोड़ा डिविएट हो गया है। क्योंकि अभी हम देखते हैं तो सर हमारे देश में सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है। और हम आईआईटीज में भी देखते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स आईआईटी से पास होने के बाद में हायर स्टडीज को प्रेफरेंस नहीं देते, बल्कि जॉब्स के लिए दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। तो सर इसके कारण सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी सर हमारे देश का एक मुख्य इशू है। और सर गवर्नमेंट भी इस पर सर बहुत कम खर्च करती है, लगभग 0.60% ऑफ जीडीपी सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। ओके, ओके, तो ओके। सर मुझे लगता है कि ओके, इस। सो जैसे यदि चल रही है, राइट ट्रैक पे नहीं चल रही, थोड़ा डेविएट कर रही है, तो आपको यदि मान के चलो कि एक कमिटी बने और उसमें आपको मेंबर रखा जाए, तो आप कुछ क्या सजेशन दोगे जिससे कि जो अपने ओरिजिनल इंटेंडेड टारगेट है उसको पूरा करने की ओर थोड़े बढ़े? जी सर। सर पहला तो मैं यह स्टेप लूंगा कि आईआईटीज को ज़्यादा फंड मिले, ज़्यादा फंड मिले। और यूजी की बजाय सर जो हायर ग्रेजुएशन है, हायर ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी में, इसमें ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। वहाँ पर लोगों को ज़्यादा मौके दिए जाए, जिससे सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ सके। दूसरा सर, इसमें आईआईटीज को सर ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की भी आवश्यकता है। और सर जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोकने के लिए सर हम कुछ बॉन्ड बना सकते हैं कि 3 या 4 साल का बॉन्ड, तो जिसके कारण सर जो लोग हैं वो देश में रहकर ही और यहाँ योगदान दे सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अपना रोल निभा सके। ओके, ओके। कुछ और है? स्कॉलरशिप टाइप का भी देना चाहिए, जैसे बढ़ाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्कॉलरशिप वगैरह टेस्ट का भी अमाउंट बढ़ाना चाहिए ताकि लोग मोटिवेटेड हों। जी सर, इंसेंटिव्स और स्कॉलरशिप देने चाहिए ताकि लोग इस फील्ड में जाए। ओके, ओके, ओके। चलो, ठीक है। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना? उस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपका एक्सपेंडिचर हो रहा, आप अपने फैमिली का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो एक टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, आप जानते हो जी सर। क्या होता है? सर कोई एक विकल्प चुनने और दूसरे विकल्प को छोड़ने के कारण सर जो हानि होती है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि सर मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैं आईआईटी के बाद में प्राइवेट सेक्टर में न जाके अब यूपीएससी की प्रिपरेशन, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर जो हानि हुई है उस ऑप्शन को छोड़ने के कारण सर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलाई जाएगी। ओके, तो ये गारंटी ही है कि हानि हो रही है? सर जरूरी नहीं है सर, लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। ओके, ओके, तो ये कह सकते हैं कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो हम मिस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जी सर, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव मिस करने से। ओके, 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 ओके। एज ए सिविलियन फॉर एग्जाम्पल लो, देखो, जब भी वॉर होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आर्म फोर्सेस ही, सिविलियन भी हेल्पफुल हो सकते हैं? जी सर। सर हम्म। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a) का क्लॉज 2 कहता है कि जब भी जरूरत पड़े तो हर सिटीजन को
राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान निभाना चाहिए। यह उनकी सर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ओके। सो सिविलियन अभी जैसे जो सिचुएशन चल रहा है उसमें सिविलियन कैसे हेल्प कर सकते हैं? सर पहला तो सर अभी रिसेंटली सरकार ने भी जारी किया था कि जो आर्मीज की जो मूवमेंट हो रही है उसकी सिविलियन वीडियोस ना बनाए और उसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करे, तो सर इनको फॉलो करके भी हम हेल्प कर सकते हैं। दूसरा सर, हम जो सर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है उनका सर उस तरीके से ऑनलाइन या सोशल मीडिया की तरफ सोशल मीडिया का यूज करके सर उनका मनोबल बढ़ाने में भी हम सर हेल्प कर सकते हैं। ओके ओके। जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो लास्ट देखा जाए तो राजस्थान के फ्रंट पे जो वॉर हुआ है या जो फाइट हुई है वो 1971, ठीक है ना? क्योंकि कारगिल में तो सिर्फ कश्मीर रीजन में ये था। तो 1971 में जो वो राजस्थान में जैसे बैटल ऑफ लोंगेवाला उसमें से सबसे फेमस है, ठीक है ना? तो आप रियल लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिन्होंने कहा कि यस हमने एज ए सिविलियन के तौर पे उस वॉर या बैटल को विटनेस किया हो जिसमें हमने अपने लेवल से कुछ भी हो सकता है थोड़े कंट्रीब्यूट किया? सॉरी सर, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि मेरा ओके। किसी चलो ऐसे ठीक है। पर्सन से मिलना किसी हुआ। ऐसे पर्सन से मिले हो जीवन में जिसने कंट्रीब्यूट ना किया हो लेकिन जिसने विटनेस कभी किया हो कि वॉर या बैटल उस टाइप के चीजों को? सर 1971 का वॉर तो नहीं, लेकिन जो मेरी दादी जी थी वो, जो हमारा इंडिया पाकिस्तान सर, जो हमारे 1947 के टाइम फ्रीडम स्ट्रगल था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, तो वो उसके बारे में कुछ बताती रहती थी हमें। ओके ओके। सो कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था? सर उस समय वो तो बहुत ज्यादा छोटी थी तो इसलिए उनको ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जो जो वॉर हुआ था उसके कारण जो दंगे हुए थे उसके कारण जो न्यूज गांव में भी आती थी, तो सर उस प्रकार से सर उनको थोड़ा बहुत ही पता है इसके बारे में, और गांधी ओके जी के बारे में पता है। ओके। आप लास्ट टाइम से 3 टाइम से सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है? आप कभी सिर्फ प्री लिखा, ठीक है? जी सर। ओके। सो जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम दे रहे हो और आप उसके भी दे रहे हो और असिस्टेंट कमांडेंट के आपने फर्स्ट टाइम दिया, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ये इधर पहली बार दिया और सिविल सर्विसेज को कंटिन्यूअस दिया? क्या ये एक फेलियर था उधर, इस वजह से आपको कंपेल किया गया कि अपने आपको कि भाई मुझे दूसरा अल्टरनेटिव भी देखना चाहिए, ऐसा? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सर मुझे जो सी ए यूपीएससी सी ए पी एफ के एग्जाम का पता, सर यूपीएससी की एग्जाम यूपीएससी सी एस सी की तैयारी के दौरान ही पता चला था। तो सर मैंने इसके बारे में पहले सही से जाना, पहले भी मैंने सर फॉर्म भरा था, लेकिन मैं सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सर मैंने धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो सर मुझे लगा कि सर कि जो सी ए पी एफ है उसका रोल सी आई जो यूपीएससी सी एस है उसी के बराबर है, उस लगभग उससे ज़्यादा ही है, तो सर ओके। मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए। आपने बोला कि आपके नाना जी सीआईएसएफ में सर्व कर रहे हैं, तो कभी उनसे इस संबंध में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था आपने? सर उनसे बात होती थी, लेकिन सर जब मैं एक दो सफलताओं में फेल हुआ तो सर उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है और तुम इसे भी परस्यू कर सकते हो। ओके ओके। तो वो किस रैंक पे ज्वाइन किए थे? सर वो एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किए थे, और उनका प्रमोशन सर अभी 2024 में ही हुआ है, ओके असिस्टेंट ओके। कमांडेंट सो के रूप में। कभी डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया या नॉर्मल रूट से ही उनका प्रमोशन होता रहा? नहीं सर, नॉर्मल रूप से ही हुआ है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। आपने जो कंटेम्प्ररी मूवी और शॉर्ट फिल्म्स देखते हो हाल के दिनों में, जो भी है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने 2 महीने, कभी भी हाल में साल 2 साल पहले तक में भी कभी कोई ऐसा शॉर्ट फिल्म देखा जिसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला हो? सर एक द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री है, जिसको सर अभी ऑस्कर मिला था, ओके। 2023 में सर जिसको ऑस्कर मिला था। उसमें क्या स्टोरी है? सर वो मूवी सर मैंने सर शॉर्ट फिल्म मैंने देखी नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, तो मैंने तो पूछा देखा है जिसके बारे में बताओगे ना? जी सर, मैंने एक सर इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन सर मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी है, टाइटल, जिसे 2000 जो सर राजस्थान की
जो वोटर की समस्या है उस पर बनी हुई है, और उसे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं सर, लेकिन जो इंडिया में सर जो राष्ट्रीय स्तर पर उसे पुरस्कार मिला था। ठीक है। दो या तीन ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हो, जो किसी पावर के पोस्ट पे ना हो, मीन्स न वो आईएएस हो, न एडमिनिस्ट्रेटर हो, और न एमएलए एमपी और मंत्री हो, फिर भी राजस्थान को एक बेटर प्लेस बनाने में योगदान दिया हो। ऐसे कम से कम दो आदमी का नाम बता सकते हो, दो पर्सन का, इंसान का। जी सर, एक सर राजेंद्र, सॉरी सर, राजेंद्र कुमार शायद, जो जिनको जिनको राजेंद्र वाटरमैन भी बोलते हैं। राजेंद्र सिंह जी, हाँ, राजेंद्र, राजेंद्र। यस। सॉरी सर, मिस्टर राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें सर वाटरमैन भी बोलते हैं, उन्होंने सर यहाँ पर सर जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर उन्होंने सर बहुत योगदान दिया है इस मामले में। यस। और सर दूसरा दूसरा सर मैं दूसरा सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माइंड में है लेकिन उनका नाम याद नहीं आ अरुणा रॉय। रहा। हाँ जी सर। हाँ, यस, वो आईएएस थी, लेकिन आईएएस के तौर पे नहीं, आईएएस हाँ को छोड़ने के बाद वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और हाँ जो आरटीआई और ये सब लाने में या मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। ठीक है। जी सर। राजस्थान से कनेक्शन होने वाला कोई पर्सन ऐसे हैं जो इंडिया के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बने हों? सर सर जो मिसेज प्रतिभा पाटिल पहले राजस्थान की गवर्नर रही थी, जो सर बाद में राष्ट्रपति भी बनी थी। यस, यस। और कोई और पर्सन जो कि राजस्थान के हों? ओके, प्रतिभा सॉरी पाटिल सर, ठीक मैं है। अभी ये याद नहीं। सही है कि आपके स्टेट की गवर्नर रही थी, लेकिन ओरिजिनली वो महाराष्ट्र की थी। ओके। भैरव सिंह शेखावत का नाम सुने हो? जी सर जी। वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो लास्ट आपने कुकिंग कब की? सर मैं रोज ही खाना खुद बनाता हूँ, तो सर मैं रोज ही कुकिंग करता हूँ। ओके, ओके। कभी अपनी मम्मी के लिए खाना बनाया? जी सर, मैं जब भी घर जाता हूँ तो सब्जी तो मैं ही बनाता हूँ हमेशा। ओके, 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 ओके। अभी फिलहाल के लिए लिया जाए तो आप फिजिकल फिटनेस के लिए 24 घंटे में कितना टाइम निकाल पाते हो? सर मैं अभी करंट समय में देखा जाए तो मैं सर शाम को आधे घंटे या 45 मिनट सर टाइम निकालता हूँ। ओके, ओके, ओके। आपके जीवन का दो अभी सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? सर पहला चैलेंज तो सर अनएम्प्लॉयमेंट है, कि सर मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया और मैं 5 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ, और सर अपने पेरेंट्स की सर किसी आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। और सर दूसरा दूसरा ये कि सर दूसरा ये है कि सर कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, तो सर ये भी एक मेरे लिए चैलेंज है। आपके लाइफ में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्या है दो, जीवन में? जैसे वो कहते हैं ना कि एवरी पर्सन के पास चैलेंजेस यदि हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो वर्तमान समय में यदि आप सोचते हो जी तो जीवन में सबसे बड़ी दो अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है? सर, पहली अपॉर्चुनिटी तो यही है कि मैं सीएपीएफ के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, और सर मैं अगर इसमें सेलेक्ट होता हूँ तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दे सकता हूँ, तो सर ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो सर सॉरी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ।